आप सुन रहे हैं लैम्पलाइट। मैं हूं अमित वर्मा। सर आर्थर कॉनन डॉयल की कलम से शर्लॉक होम्स के संस्मरण, कहानी सिल्वर ब्लेज, भाग 1। मुझे डर है वॉटसन कि मुझे जाना पड़ेगा, होम्स ने कहा। हम उस सुबह नाश्ते पर बैठे ही थे। जाना पड़ेगा? कहां? डार्टमूर, किंग्स पाइलैंड। मुझे हैरानी नहीं हुई। हैरानी तो इस बात की थी कि वह अब तक इस अजीब मामले में उलझा क्यों नहीं था। पूरे इंग्लैंड में बस उसी की चर्चा थी। दिन भर मेरा साथी कमरे में चक्कर काटता रहा था। थोड़ी सीने से लगी हुई, भवें तनी हुई। पाइप में सबसे कड़ा काला तंबाकू भरता, खत्म करता, फिर भरता। मेरे किसी सवाल का कोई असर नहीं, मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं। अखबार वाला हर पर्चे का ताजा संस्करण ऊपर भेजता रहा। वह उन पर सरसरी निगाह डालता और कोने में उछाल देता। पर उसकी खामोशी के बावजूद मैं खूब जानता था कि वह किस बात पर सोच में डूबा है। उन दिनों जनता के सामने बस एक ही पहेली थी और वही उसकी तर्क शक्ति को चुनौती दे सकती थी। वेसेक्स कप के सबसे बड़े दावेदार घोड़े का अजीब गायब हो जाना और उसके ट्रेनर का बेरहम कत्ल। फिर उसने अचानक ऐलान किया कि वह घटनास्थल के लिए निकल रहा है। यह वही था जिसकी मुझे उम्मीद भी थी और ख्वाहिश भी। अगर मैं रास्ते का रोड़ा न बनूं तो मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूंगा, मैंने कहा। मेरे प्यारे वॉटसन, तुम चलोगे तो मुझ पर एहसान होगा और तुम्हारा वक्त बेकार नहीं जाएगा। इस मामले में कुछ ऐसी बातें हैं जो इसे बिल्कुल अनोखा बना देंगी। मेरे ख्याल से पैडिंगटन की गाड़ी पकड़ने का वक्त अभी है, बाकी बातें रास्ते में। वह रुका। और हां, अपनी वह बढ़िया दूरबीन साथ लेते आना। और इस तरह कोई घंटे भर बाद मैं खुद को एक फर्स्ट क्लास डिब्बे के कोने में बैठा पाया। गाड़ी एक्सेटर की ओर उड़ी जा रही थी। शर्लॉक होम्स कान ढकने वाली सफरी टोपी में बैठा था। चेहरा तीखा, आंखों में बेचैनी। पैडिंगटन से खरीदे अखबारों के पुलिंदे में वह तेजी से डूबा हुआ था। रीडिंग बहुत पीछे छूट गया। तब कहीं जाकर उसने आखिरी अखबार सीट के नीचे ठूंसा और मेरी ओर सिगार केस बढ़ाया। अच्छी रफ्तार है? खिड़की से बाहर देखते हुए, घड़ी पर निगाह डालते हुए उसने कहा। इस वक्त हम 53.5 मील प्रति घंटा चल रहे हैं। मैंने तो चौथाई मील के खंभे गिने ही नहीं, मैंने कहा। मैंने भी नहीं, पर इस लाइन पर तार के खंभे 60 गज के फासले पर हैं। हिसाब आसान है। वह रुका। मेरा ख्याल है जॉन स्ट्रेकर के कत्ल और सिल्वर ब्लेज के गायब होने वाले मामले पर तुमने निगाह डाली होगी। जो टेलीग्राफ और क्रॉनिकल में छपा है वह पढ़ा है। यह उन मामलों में से है जहां नए सबूत जुटाने से ज्यादा जरूरी है ब्योरों को छानना। तर्क करने वाले का हुनर वहीं काम आता है। यह हादसा इतना अनोखा है, इतना पूरा और इतने लोगों के लिए इतना निजी कि अटकलों की बाढ़ आ गई है। कयास, अंदाजे, नजरिए हर तरफ। मुश्किल यह है कि तथ्यों का ढांचा अलग किया जाए, ऐसे तथ्य जिनसे कोई इनकार न कर सके, और उस पर नजरियाबाजों और अखबार अनवीसों की चढ़ाई हुई सजावट उतार दी जाए। फिर उस ठोस बुनियाद पर खड़े होकर देखना है कि क्या नतीजे निकलते हैं, और यह भी कि पूरी पहेली किन खास बातों पर घूमती है। मंगलवार शाम मुझे 2 तार मिले। एक घोड़े के मालिक कर्नल रॉस से, दूसरा इंस्पेक्टर ग्रेगरी से, जो मामले की जांच कर रहे हैं। दोनों ने मेरा साथ मांगा है। मंगलवार शाम, मैं बोल पड़ा। और आज गुरुवार की सुबह है। तुम कल क्यों नहीं गए? क्योंकि मुझसे चूक हुई मेरे प्यारे वॉटसन, और यह चूक उतनी बिरली नहीं है जितनी तुम्हारे संस्मरण पढ़ने वालों को लगती होगी। बात यह है कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ। इंग्लैंड का सबसे नामी घोड़ा भला कब तक छिपा रह सकता है, वह भी उत्तरी डार्टमूर जैसी वीरान जगह में। कल मैं घंटे घंटे इंतजार करता रहा कि खबर आएगी। घोड़ा मिल गया और उसे उठा ले जाने वाला ही जॉन स्ट्रेकर का कातिल निकला। पर आज फिर सुबह हुई नौजवान फिट्जरॉय सिम्पसन की गिरफ्तारी के सिवा कुछ नहीं हुआ था। तब मुझे लगा कि अब मुझे हाथ डालना चाहिए। फिर भी मेरा ख्याल है कि कल का दिन बेकार नहीं गया। तो तुमने कोई नजरिया बना लिया है? इतना तो है कि मामले के बुनियादी तथ्य मेरी पकड़ में हैं। मैं तुम्हें एक एक करके गिनाता हूं। किसी मामले को साफ करने का इससे बेहतर तरीका नहीं कि उसे किसी और के सामने रखा जाए।
और अगर मैं तुम्हें यह ना बताऊं कि हम कहां से शुरू कर रहे हैं तो तुम्हारे साथ की उम्मीद भी कैसे रखूं। मैं गद्दी से टिक गया और सिगार के कश लेने लगा। होम्स आगे झुक आया। अपनी लंबी पतली उंगली से वह बाएं हाथ की हथेली पर बात बात गिनता जा रहा था और मेरे सामने उन घटनाओं का खाका खींचता जा रहा था जो हमें इस सफर पर ले आई थी। सिल्वर ब्लेज, उसने कहा, सोमोमी नस्ल का है और उसका रिकॉर्ड अपने मशहूर पुरखे जितना ही चमकदार है। अब वह 5वें साल में है। रेस के मैदान का हर इनाम उसने बारी बारी अपने खुशकिस्मत मालिक कर्नल रॉस की झोली में डाला है। हादसे के वक्त तक वह वेसेक्स कप का सबसे बड़ा दावेदार था। उस पर 3 के बदले 1 का भाव चल रहा था। रेस देखने वालों का वह हमेशा से चहेता रहा है। उसने आज तक किसी को निराश नहीं किया। इसीलिए इतने कम भाव पर भी लोगों ने उस पर बेतहाशा पैसा लगाया। तो जाहिर है बहुत से लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि अगले मंगलवार झंडी गिरते वक्त सिल्वर ब्लेज वहां मौजूद हो, और उनका फायदा इसी में था। किंग्स पाइलैंड में यह बात खूब समझी जाती थी। कर्नल का ट्रेनिंग अस्तबल वहीं है। दावेदार की हिफाजत में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। ट्रेनर जॉन स्ट्रेकर खुद पुराना जॉकी है। कभी वह कर्नल रॉस के रंगों में घोड़े दौड़ाता था, फिर वजन बढ़ गया और तौल की कुर्सी से बाहर हो गया। 5 साल उसने कर्नल के लिए जॉकी की तरह काम किया, 7 साल ट्रेनर की तरह, हमेशा जी जान से और हमेशा ईमानदारी से। उसके नीचे 3 लड़के थे। अस्तबल छोटा था, कुल 4 घोड़े। हर रात इनमें से एक लड़का अस्तबल में जागता रहता, बाकी दोनों ऊपर अटारी में सोते। तीनों का चाल चलन बेदाग था। जॉन स्ट्रेकर शादीशुदा था। अस्तबल से कोई 200 गज दूर एक छोटे मकान में रहता था। औलाद कोई नहीं, एक नौकरानी रखता था। हाथ खुला था, तंगी नहीं थी। आसपास का इलाका बहुत सुनसान है, पर आधा मील उत्तर में कुछ मकानों का एक छोटा सा झुरमुट है। टैविस्टॉक के एक ठेकेदार ने उन्हें बनवाया था, बीमारों के लिए और उन लोगों के लिए जो डार्टमूर की साफ हवा लेना चाहें। टैविस्टॉक खुद 2 मील पश्चिम में है और मैदान के उस पार कोई 2 ही मील दूर मेपल्टन का बड़ा ट्रेनिंग अस्तबल है। वह लॉर्ड बैकवाटर का है, उसे साइलस ब्राउन चलाता है। बाकी हर तरफ मैदान बिल्कुल बीहड़ है। कुछ खानाबदोश घुमक्कड़ों के सिवा वहां कोई नहीं। पिछले सोमवार की रात जब यह हादसा हुआ, हालात कुल मिलाकर यही थे। उस शाम घोड़ों को रोज की तरह कसरत कराई गई, पानी पिलाया गया। 9 बजे अस्तबल में ताला लगा दिया गया। 2 लड़के ट्रेनर के घर चले गए, रसोई में खाना खाया। तीसरा नेड हंटर पहरे पर रह गया। 9 बजकर कुछ मिनट पर नौकरानी एडिथ बैक्स्टर उसका खाना लेकर अस्तबल की तरफ चली। खाने में करी वाला गोश्त था। पीने को वह निरहुक कुछ नहीं ले गई। अस्तबल में पानी का नल था और नियम यह था कि पहरे वाला लड़का पानी के सिवा कुछ न पिए। उसके हाथ में लालटेन थी। अंधेरा घना था और रास्ता खुले मैदान से होकर जाता था। एडिथ बैक्स्टर अस्तबल से 30 गज ही दूर थी। तभी अंधेरे में से एक आदमी निकल आया और उसे रुकने को कहा। वह लालटेन की पीली रोशनी के घेरे में आया। तब उसने देखा आदमी शरीफों जैसा लग रहा था। भूरे ट्वीड का सूट, कपड़े की टोपी, पैरों में गेटर, हाथ में एक भारी छड़ी जिसके सिरे पर गोल घुंडी थी। पर सबसे ज्यादा उसे 2 बातों ने खटका। आदमी का चेहरा एकदम पीला था और उसके हाव भाव में घबराहट थी। उम्र उसे 30 से कुछ ऊपर ही लगी, कम में नहीं। जरा बताओगी मैं कहां हूं? उसने पूछा। मैंने तो तय ही कर लिया था कि रात मैदान में काट दूंगा, तभी तुम्हारी लालटेन की रोशनी दिख गई। आप किंग्स पाइलैंड के ट्रेनिंग अस्तबल के पास हैं, उसने कहा। अच्छा, यह तो किस्मत की बात हुई, वह बोल पड़ा। सुना है वहां हर रात एक लड़का अकेला सोता है। शायद यह खाना उसी का है जो तुम ले जा रही हो। तो सुनो, एक नई पोशाक के दाम कमाने में तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? उसने अपनी वास्कट की जेब से एक सफेद कागज की मुड़ी हुई पुड़िया निकाली। बस देख लेना कि यह आज रात लड़के तक पहुंच जाए, फिर जो सबसे सुंदर फ्रॉक पैसों से खरीदी जा सकती है वह तुम्हारी। उसके लहजे की बेताबी से लड़की डर गई। वह उसके पास से भागती हुई उस खिड़की तक पहुंची जहां से वह रोज खाना पकड़ाती थी। खिड़की पहले से खुली थी। अंदर हंटर एक छोटी मेज पर बैठा था। वह उसे सारा किस्सा सुनाने ही लगी थी कि अजनबी फिर आ पहुंचा। नमस्ते, खिड़की में से झांकते हुए उसने कहा। तुमसे एक बात करनी थी। लड़की ने कसम खाकर कहा है कि उसी वक्त उसकी नजर पड़ी।
आदमी की मुट्ठी बंद थी और उसमें से कागज की उस छोटी पुड़िया का कोना बाहर झांक रहा था। तुम्हारा यहां क्या काम? लड़के ने पूछा। ऐसा काम जिससे तुम्हारी जेब भर सकती है, दूसरे ने कहा। वेसेक्स कप में तुम्हारे अस्तबल के 2 घोड़े हैं, सिल्वर ब्लेज और बेयार्ड। मुझे सीधी खबर दे दो, घाटे में नहीं रहोगे। क्या यह सच है कि तय वजन पर बेयार्ड 5 फरलांग में दूसरे को 100 गज की मोहलत देकर भी जीत जाए, और यह कि अस्तबल वालों ने अपना पैसा उसी पर लगाया है? तो तू उन कमबख्त भेदियों में से है, लड़का चीखा। किंग्स पाइलैंड में उनकी क्या खातिर होती है, अभी दिखाता हूं। वह उछलकर खड़ा हुआ और अस्तबल के उस पार कुत्ते को खोलने दौड़ा। लड़की घर की तरफ भाग खड़ी हुई। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा। अजनबी खिड़की में से अंदर की तरफ झुका हुआ था। पर मिनट भर बाद जब हंटर कुत्ता लिए बाहर निकला, वह जा चुका था। हंटर ने सारी इमारतों का चक्कर लगाया, कहीं उसका नामो निशान नहीं था। 1 मिनट, मैंने टोका। जब वह लड़का कुत्ता लेकर बाहर भागा तो क्या दरवाजा खुला छोड़ गया? बहुत खूब वॉटसन, बहुत खूब, मेरा साथी बुदबुदाया। यह बात मुझे इतनी अहम लगी कि कल मैंने डाटमूर खास तार भेजकर पुछवाया था। लड़के ने निकलने से पहले दरवाजे पर ताला लगा दिया था, और हां, खिड़की इतनी बड़ी नहीं थी कि कोई आदमी उसमें से निकल सके। हंटर अपने साथी साइसों के लौटने तक रुका रहा, फिर उसने ट्रेनर को खबर भिजवाई और सारा किस्सा कहला दिया। सुनकर स्ट्रेकर बेचैन हो उठा, हालांकि लगता नहीं कि उसने बात का असली मतलब समझा हो, पर एक अनजानी बेचैनी उसे लगी रही। रात 1 बजे मिसेज स्ट्रेकर की आंख खुली। उसने देखा पति कपड़े पहन रहा था। उसने पूछा तो स्ट्रेकर बोला कि घोड़ों की फिक्र में नींद नहीं आ रही, वह अस्तबल तक जाकर देख आना चाहता है कि सब ठीक है या नहीं। उसने बहुत मिन्नत की कि घर में ही रहो। खिड़की पर बारिश की टिप टिप सुनाई दे रही थी, पर उसने एक न सुनी। अपना बड़ा बरसाती कोट चढ़ाया और घर से निकल गया। सुबह 7 बजे मिसेज स्ट्रेकर की आंख खुली। वो तेरे वक्त खुली। पति अब तक लौटा नहीं था। उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने, नौकरानी को बुलाया और अस्तबल की ओर चल दी। दरवाजा खुला था। अंदर एक कुर्सी पर हंटर सिमटा पड़ा था, बिल्कुल बेसुध। सबसे बड़े दावेदार की जगह खाली थी और ट्रेनर का कहीं नामो निशान नहीं था। साज सामान के कमरे के ऊपर भूसा काटने वाली अटारी में दोनों लड़के सो रहे थे। उन्हें फौरन जगाया गया। रात भर उन्होंने कुछ नहीं सुना था। दोनों की नींद गहरी है। हंटर पर किसी तेज नशे का असर था, यह साफ था। उससे कोई बात निकलनी नहीं थी। उसे सोकर उतारने के लिए छोड़ दिया गया। दोनों लड़के और दोनों औरतें गायब हुओं की तलाश में दौड़ पड़े। उन्हें अब भी उम्मीद थी कि ट्रेनर किसी वजह से घोड़े को सुबह की कसरत कराने ले गया होगा। घर के पास एक टीला था जहां से आसपास का सारा मैदान दिखता था। सब उस पर चढ़े। घोड़े का कहीं पता नहीं था और उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने बता दिया कि यहां कोई हादसा हो चुका है। अस्तबल से कोई 4 मील दूर एक कंटीली झाड़ी पर जॉन स्ट्रेकर का ओवरकोट हवा में फड़फड़ा रहा था। उसके ठीक आगे मैदान में एक कटोरे जैसा गड्ढा था। उसी की तली में बदनसीब ट्रेनर की लाश पड़ी मिली। किसी भारी हथियार की एक बेरहम चोट ने उसका सिर चूर कर दिया था। जांघ पर भी घाव था, एक लंबा साफ चीरा, जाहिर है किसी बहुत तेज धार वाली चीज से। यह साफ था कि स्ट्रेकर ने हमलावरों से जमकर मुकाबला किया था। उसके दाहिने हाथ में एक छोटा चाकू था, मूठ तक खून से सना हुआ, और बाएं हाथ में उसने रेशम का एक लाल काला गुलूबंद भींच रखा था। नौकरानी ने उसे पहचान लिया। पिछली शाम अस्तबल पर आए उस अजनबी के गले में यही था। होश में आने पर हंटर ने भी पूरे यकीन से कहा कि गुलूबंद उसी अजनबी का है, और यह भी कि खिड़की पर खड़े खड़े उसी आदमी ने उसके करीब वाले गोश्त में नशा मिला दिया था। इस तरह अस्तबल अपने पहरेदार से महरूम हो गया। रही गायब घोड़े की बात, उस मनहूस गड्ढे की तली में जमी कीचड़ में इसके भरपूर सबूत थे कि झगड़े के वक्त वह वहीं मौजूद था। पर उस सुबह से वह गायब है। बड़ा इनाम रखा जा चुका है। डाटमूर के सारे खानाबदोश आंखें बिछाए बैठे हैं। उसकी कोई खबर नहीं। आखिर में जांच से पता चला कि लड़के के छोड़े हुए खाने में अफीम का चूरा अच्छी खासी मात्रा में था, और उसी रात घर के लोगों ने वही खाना खाया था। किसी को कुछ नहीं हुआ। यह है मामले के अहम तथ्य। हर अटकल से अलग करके जितना नंगा हो सकता था उतना नंगा। अब मैं बताता हूं कि पुलिस ने क्या किया है। मामला इंस्पेक्टर ग्रेगरी को सौंपा गया है। बेहद काबिल अफसर हैं। बस कल्पना का मादा होता
तो अपने पेशे में बहुत ऊंचे जाते। पहुंचते ही उन्होंने उस आदमी को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया जिस पर शक जाना लाजमी था। ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं हुई। वह उन्हीं मकानों में से एक में ठहरा था जिनका मैंने जिक्र किया। नाम है फिट्जरॉय सिम्पसन। ऊंचे खानदान का पढ़ा लिखा आदमी। रेस के मैदान में अपनी सारी दौलत फूंक चुका था। अब लंदन के खेल क्लबों में चुपचाप शराफत से थोड़ी बहुत सट्टेबाजी करके गुजारा करता है। उसकी सट्टे की बही देखी गई। उसमें दावेदार के खिलाफ 5,000 पाउंड की शर्तें दर्ज थीं। गिरफ्तार होते ही उसने खुद बयान दे दिया। वह डार्टमूर इस उम्मीद में आया था कि किंग्स पाइलैंड के घोड़ों की कुछ खबर मिल जाए और डेजब्रो की भी, दूसरे बड़े दावेदार की, जो मेपल्टन के अस्तबल में साइलस ब्राउन के पास है। पिछली शाम उसने जो किया उससे उसने इनकार नहीं किया, पर कहा कि उसकी नीयत में कोई खोट नहीं थी। वह बस सीधी खबर चाहता था। फिर उसका गुलूबंद उसके सामने रखा गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मरे हुए आदमी के हाथ में वह कैसे पहुंचा, इसका कोई जवाब उससे नहीं बना। उसके गीले कपड़े बता रहे थे कि पिछली रात के तूफान में वह बाहर था और उसकी छड़ी सीसा भरी हुई एक भारी पिनांग छड़ी। ऐसा ही हथियार बार बार पड़ता तो वैसी ही भयानक चोटें आती हैं जिनसे ट्रेनर की जान गई। दूसरी तरफ उसके बदन पर कोई घाव नहीं था, जबकि स्ट्रेकर के चाकू की हालत बताती है कि कम से कम एक हमलावर पर उसका निशान जरूर होगा। बस सारा किस्सा मुट्ठी भर में यही है वॉटसन। अगर तुम इस पर कोई रोशनी डाल सको तो मैं तुम्हारा बेहद एहसानमंद रहूंगा। होम्स ने अपनी खास साफगोई के साथ यह पूरा बयान मेरे सामने रखा था। मैंने बड़े ध्यान से सुना। ज्यादातर बातें मुझे पहले से मालूम थीं, पर किस बात का कितना वजन है और कौन सी बात किससे जुड़ती है, यह मैं ठीक से नहीं समझ पाया था। क्या यह मुमकिन नहीं, मैंने कहा, कि स्ट्रेकर की जांघ का वह चीरा उसके अपने ही चाकू से लगा हो? दिमाग पर चोट के बाद जो तड़प झटके होते हैं उन्हीं में। मुमकिन ही नहीं, बहुत हद तक ऐसा ही होगा, होम्स ने कहा। और तब मुलजिम के हक में जो सबसे बड़ी बातों में से एक थी वह खत्म हो जाती है। फिर भी, मैंने कहा, मेरी समझ में अब भी नहीं आता कि पुलिस का नजरिया आखिर है क्या। मुझे डर है कि हम कोई भी नजरिया रखें उस पर भारी ऐतराज खड़े हो जाएंगे। मेरे साथी ने जवाब दिया। पुलिस का ख्याल शायद यह है, इस फिट्जरॉय सिम्पसन ने लड़के को नशा दिया, किसी तरह दूसरी चाबी हासिल की, अस्तबल का दरवाजा खोला और घोड़े को बाहर निकाल लाया। मकसद यह कि उसे पूरी तरह उठा ले जाए। घोड़े की लगाम गायब है तो सिम्पसन ने ही उसे लगाम पहनाई होगी। दरवाजा पीछे खुला छोड़कर वह घोड़े को मैदान के पार ले जा रहा था। तभी या तो ट्रेनर सामने पड़ गया या पीछे से आ पहुंचा। झगड़ा होना ही था। सिम्पसन ने अपनी भारी छड़ी से ट्रेनर का सिर फोड़ डाला और स्ट्रेकर ने अपने बचाव में जो छोटा चाकू चलाया उससे खुद उसे एक खरोंच तक नहीं आई। फिर चोर या तो घोड़े को किसी छिपे ठिकाने तक ले गया या फिर झगड़े के दौरान घोड़ा भाग खड़ा हुआ और अब मैदानों में कहीं भटक रहा है। पुलिस को मामला ऐसा दिखता है। बात कितनी भी अनहोनी लगे, बाकी जितनी सफाइयां हैं सब इससे भी ज्यादा अनहोनी हैं। खैर, एक बार मैं उस मैदान पर पहुंच जाऊं तो इसे परखने में देर नहीं लगेगी, और तब तक मुझे नहीं दिखता कि हम यहां से आगे बढ़ भी सकते हैं। टेविस्टॉक के छोटे से कस्बे तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। डार्टमूर का विशाल घेरा उसके चारों ओर फैला है और कस्बा उसके बीचों बीच बैठा है, जैसे ढाल के ठीक बीच में उभरी हुई गोल घुंडी। स्टेशन पर 2 सज्जन हमारा इंतजार कर रहे थे। एक लंबा गोरा आदम, शेर जैसे बाल और दाढ़ी, हल्की नीली आंखें जो अजीब तरह से भीतर तक उतर जाती थीं। दूसरा छोटे कद का, चौकन्ना, बेहद सुथरा और बनाठाना, फ्रॉक कोट, गेटर, करीने से कटी छोटी कलमें और आंख पर एक शीशा। यह दूसरे थे कर्नल रॉस, खेलों की दुनिया का जाना पहचाना नाम, और पहले वाले इंस्पेक्टर ग्रेगरी, जो अंग्रेजी जासूसी महकमे में तेजी से नाम कमा रहे थे। मुझे खुशी है कि आप आ गए मिस्टर होम्स, कर्नल ने कहा। इंस्पेक्टर साहब ने वह सब किया है जो कोई सुझा सकता था, पर मैं बेचारे स्ट्रेकर का बदला लेने और अपना घोड़ा वापस पाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। कोई नई बात हुई? होम्स ने पूछा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम बहुत कम आगे बढ़े हैं, इंस्पेक्टर ने कहा। बाहर खुली गाड़ी खड़ी है, रोशनी रहते आप जगह देख लेना चाहेंगे? बेशक, रास्ते में बातें कर लेंगे। मिनट भर बाद हम सब एक आरामदेह लैंडो में बैठे थे। गाड़ी डेवनशर के उस पुराने
निराले शहर में से खड़खड़ाती हुई निकल रही थी। इंस्पेक्टर ग्रेगरी अपने मामले में डूबे हुए थे, बातों का सैलाब बहा रहे थे। होम्स बीच बीच में कोई सवाल या कोई छोटा सा टुकड़ा उछाल देता। कर्नल रॉस पीछे टिके थे, बाहें बांधी हुई, टोपी आंखों पर झुकी हुई, और मैं दोनों जासूसों की बातचीत बड़े चाव से सुन रहा था। ग्रेगरी अपना नजरिया रख रहे थे और वह लगभग हूबहू वही था जो होम्स ने गाड़ी में बता दिया था। फिट्जरॉय सिम्पसन के चारों ओर जाल काफी कस चुका है, उन्होंने कहा। मेरा तो मानना है कि आदमी वही है। साथ ही मैं यह भी मानता हूं कि सबूत सिर्फ हालात के हैं। कोई नई बात निकल आए तो सब उलट भी सकता है। स्ट्रेकर के चाकू का क्या? हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि गिरते वक्त घाव उसने खुद ही कर लिया। रास्ते में मेरे दोस्त डॉक्टर वॉटसन ने भी यही कहा था। अगर ऐसा है तो यह सिम्पसन के खिलाफ जाएगा। बेशक, ना उसके पास चाकू है, ना बदन पर कोई घाव। उसके खिलाफ सबूत वाकई बहुत मजबूत हैं। दावेदार के गायब होने में उसका बड़ा फायदा था। अस्तबल के लड़के को नशा देने का शक उस पर है। तूफान में वह बाहर था, इसमें कोई शक नहीं। हाथ में भारी छड़ी थी और उसका गुलूबंद मरे हुए आदमी की मुट्ठी में मिला। मेरे ख्याल से जूरी के सामने जाने के लिए हमारे पास काफी है। होम्स ने सिर हिलाया। कोई चालाक वकील इसकी धज्जियां उड़ा देगा, उसने कहा। वह घोड़े को अस्तबल से बाहर क्यों निकालेगा? नुकसान ही पहुंचाना था तो वहीं क्यों नहीं पहुंचा दिया? दूसरी चाबी उसके पास से मिली। अफीम का चूरा उसे किस दवा वाले ने बेचा? और सबसे बड़ी बात, इस इलाके के लिए वह खुद अजनबी है। वह घोड़ा छिपाएगा कहां? और वह भी ऐसा घोड़ा? और उस कागज के बारे में खुद उसका क्या कहना है जो वह नौकरानी के हाथों लड़के तक पहुंचाना चाहता था? उसका कहना है कि वह 10 पाउंड का नोट था। एक नोट उसके बटुए में मिला भी। और आपकी बाकी अड़चनें उतनी बड़ी नहीं जितनी दिखती हैं। इस इलाके के लिए वह अजनबी नहीं है। 2 बार गर्मियों में टेविस्टॉक में ठहर चुका है। अफीम शायद लंदन से लाया होगा। चाबी का काम निकल गया तो फेंक दी गई होगी। और घोड़ा? मैदान में जो गड्ढे और पुरानी खदानें हैं, हो सकता है उन्हीं में से किसी की तली में पड़ा हो। गुलूबंद के बारे में उसका क्या कहना है? मानता है कि उसी का है। कहता है कि खो गया था, पर मामले में एक नई बात जुड़ी है। शायद उसी से समझ आए कि वह घोड़े को अस्तबल से क्यों निकाल ले गया। होम्स के कान खड़े हो गए। हमें निशान मिले हैं। सोमवार की रात खानाबदोशों का एक टोला कत्ल की जगह से मील भर के अंदर डेरा डाले हुए था। मंगलवार तक टोला जा चुका था। अब मान लीजिए कि सिम्पसन और उन खानाबदोशों में कोई सौदा तय था। हो सकता है वह घोड़े को उन्हीं तक ले जा रहा हो और रास्ते में पकड़ा गया हो, और हो सकता है घोड़ा अब उन्हीं के पास हो। यह तो मुमकिन है। उन खानाबदोशों के लिए सारा मैदान छाना जा रहा है। मैंने टेविस्टॉक का हर अस्तबल और हर बाहरी कोठरी भी देख डाली है, 10 मील के घेरे में। सुना है यहीं पास में एक और ट्रेनिंग अस्तबल है। हां, और यह बात हमें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। उनका घोड़ा डेजब्रो भाव में दूसरे नंबर पर था। दावेदार के गायब होने में उनका भी फायदा था। ट्रेनर साइलस ब्राउन के बारे में मशहूर है कि उसने इस रेस पर बड़ी शर्तें लगा रखी थीं, और बेचारे स्ट्रेकर से उसकी कोई दोस्ती नहीं थी। पर हमने अस्तबल देख लिया है, ऐसा कुछ नहीं मिला जो उसे इस मामले से जोड़ता हो, और ऐसा भी कुछ नहीं है जो इस सिम्पसन को मेपलेटन अस्तबल के फायदे से जोड़े। कुछ भी नहीं। होम्स गाड़ी में पीछे टिक गया। बातचीत वहीं थम गई। कुछ मिनट बाद कोचवान ने गाड़ी रोकी। सड़क के किनारे लाल ईंटों का एक सुथरा सा छोटा मकान था, जिसकी छत के छज्जे बाहर को निकले हुए थे। कुछ दूर एक बाड़े के उस पार भूरे खपरेल वाली एक लंबी इमारत थी। बाकी हर तरफ मैदान की नीची लहरें आसमान की हद तक फैली थीं। मुरझाती फर्न ने उन्हें कांसे का रंग दे दिया था। इस फैलाव को बस 2 चीजें तोड़ती थीं, टेविस्टॉक के गिरजों की मीनारें और दूर पश्चिम में मकानों का एक झुरमुट। वही मेपलेटन का अस्तबल था। हम सब उछल कर उतर पड़े। होम्स नहीं उतरा, वह पीछे टिका रहा, आंखें सामने के आसमान पर जमी हुई अपने ही ख्यालों में पूरी तरह डूबा हुआ। जब मैंने उसकी बांह छुई तब कहीं वह चौंक कर होश में आया और गाड़ी से नीचे उतरा। कर्नल रॉस उसे कुछ हैरानी से देख रहे थे। होम्स उनकी तरफ मुड़ा। माफ कीजिएगा, उसने कहा। मैं खुली आंखों मोसा से सपने देख रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, हाव भाव में दबी हुई उत्तेजना। मैं उसके तौर तरीकों का आदी था। मैं समझ गया उसके हाथ कोई सुराग लग चुका है, पर कहां से लगा यह मेरी कल्पना से बाहर था। शायद आप सीधे वारदात की जगह चलना चाहेंगे मिस्टर होम्स?
ग्रेगरी ने कहा। मेरे ख्याल से मैं थोड़ी देर यहीं रुकना चाहूंगा, एक दो ब्यौरे टटोलने हैं। स्ट्रेकर को यहीं लाया गया था ना? जी, ऊपर पड़ा है, कल तहकीकात की सुनवाई है। वह कई साल से आपके यहां काम कर रहा था कर्नल रॉस? मुझे तो वह हमेशा एक बेहतरीन नौकर लगा। मरते वक्त उसकी जेबों में जो कुछ था उसकी फेहरिस्त तो आपने बनाई होगी इंस्पेक्टर। चीजें खुद बैठक में रखी हैं, देखना चाहें तो देख लीजिए। बड़ी खुशी से। हम सब कतार में सामने वाले कमरे में गए और बीच की मेज के चारों ओर बैठ गए। इंस्पेक्टर ने टीन का एक चौकोर डिब्बा खोला और चीजों का एक छोटा ढेर हमारे सामने रख दिया। मोम की तीलियों की एक डिब्बी, चर्बी की मोमबत्ती का 2 इंच का टुकड़ा, ADP छाप का, रायर की जड़ का एक पाइप, सील की खाल की एक थैली जिसमें आधा औंस लंबा कटा कैवेंडिश तंबाकू था, सोने की जंजीर वाली एक चांदी की घड़ी, सोने के 5 सॉवरेन एल्यूमिनियम की एक पेंसिल की डिबिया, कुछ कागज और हाथी दांत की मूठ वाला एक चाकू, बेहद नाजुक बिल्कुल कड़ा फल। उस पर लिखा था वाइस एंड कंपनी, लंदन। यह बड़ा अजीब चाकू है। होम्स ने उसे उठाकर बारीकी से देखते हुए कहा, उस पर खून के धब्बे हैं, तो यही वह चाकू होगा जो मरे हुए आदमी की मुट्ठी में मिला था। वॉटसन, यह चाकू तो तुम्हारे ही मैदान का है। हम इसे मोतियाबिंद का चाकू कहते हैं, मैंने कहा। मुझे यही लगा था। बेहद नाजुक फल बेहद नाजुक काम के लिए बना। ऐसी चीज लेकर कोई आदमी बीहड़ में क्यों निकलेगा? वह भी तब जब यह जेब में मुड़ती तक नहीं। नोक पर कॉर्क की एक गोल टिकिया चढ़ी थी, वह हमें लाश के पास ही मिली, इंस्पेक्टर ने कहा। उसकी बीवी बताती है कि चाकू सिंगार मेज पर पड़ा था। कमरे से निकलते हुए उसने उठा लिया। हथियार तो घटिया था, पर शायद उस वक्त इससे बेहतर कुछ हाथ नहीं आया होगा। हो सकता है। इन कागजों का क्या? 3 तो भूसा बेचने वालों के रसीद किए हुए बिल हैं, एक कर्नल रॉस की तरफ से हिदायतों का खत है, और यह एक टोपी पोशाक वाली दुकान का बिल है, 37 पाउंड 15 शिलिंग का। बॉन्ड स्ट्रीट की मैडम लेसुरिये ने इसे विलियम डर्बीशर के नाम काटा है। मिसेस स्ट्रेकर कहती हैं कि डर्बीशर उनके पति का दोस्त था, कभी कभी उसके खत यहीं के पते पर आ जाते थे। मैडम डर्बीशर के शौक कुछ महंगे थे। बिल पर नजर दौड़ाते हुए होम्स ने कहा, एक अकेली पोशाक के लिए 22 गिनी कुछ ज्यादा ही है। खैर, यहां और कुछ जानने को नहीं लगता। अब हम वारदात की जगह चल सकते हैं। हम बैठक से बाहर निकले। गलियारे में एक औरत खड़ी इंतजार कर रही थी। वह एक कदम आगे बढ़ी और उसने इंस्पेक्टर की आस्तीन पर हाथ रख दिया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, दुबला और बेचैन। किसी ताजा हादसे की मुहर उस पर साफ पड़ी थी। पकड़ लिया उन्हें? मिल गए क्या? उसने हांफते हुए पूछा। नहीं मिसेस स्ट्रेकर, पर यह मिस्टर होम्स हैं, लंदन से हमारी मदद के लिए आए हैं। जो कुछ हो सकेगा हम करेंगे। कुछ अरसा पहले प्लिमथ में एक बागीचे की दावत में हम मिले थे ना मिसेस स्ट्रेकर? होम्स ने कहा। जी नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। अरे भाई, मैं तो कसम खा सकता था। आपने कबूतरी रंग के रेशम की पोशाक पहनी थी, उस पर शुतुरमुर्ग के परों की झालर लगी थी। ऐसी पोशाक तो मेरे पास कभी रही ही नहीं, उस औरत ने जवाब दिया। अच्छा, तब तो बात साफ हो गई, होम्स ने कहा, और माफी मांगकर वह इंस्पेक्टर के पीछे बाहर निकल गया। मैदान पर थोड़ी दूर चलकर हम उस गड्ढे तक पहुंच गए और ये बे गए जहां लाश मिली थी। उसके किनारे पर वही कंटीली झाड़ी थी जिस पर कोट टंगा मिला था। सुना है उस रात हवा बिल्कुल नहीं थी, होम्स ने कहा। बिल्कुल नहीं, पर बारिश बहुत तेज थी। तब तो ओवरकोट उड़कर झाड़ी पर नहीं गिरा? किसी ने उसे वहां रखा है? जी, वो झाड़ी पर फैलाकर रखा था। दिलचस्प। मैं देख रहा हूं कि जमीन खूब रौंदी गई है। बेशक सोमवार की रात से यहां बहुत पैर पड़ चुके हैं। किनारे पर हमने चटाई का एक टुकड़ा बिछा दिया था, हम सब उसी पर खड़े रहे। बहुत खूब। इस थैले में स्ट्रेकर का पहना हुआ एक बूट है, फिट्जरॉय सिम्पसन का एक जूता, ऑन जी सिल्वर ब्लेज की उतरी हुई एक नाल। मेरे प्यारे इंस्पेक्टर, आप तो खुद से भी आगे निकल गए। होम्स ने थैला लिया और गड्ढे में उतर गया। उसने चटाई खिसकाकर और बीच में कर दी। फिर वह औंधे मुंह लेट गया, थोड़ी हथेलियों पर टिकाई और सामने की रौंदी हुई कीचड़ को बड़े गौर से पढ़ने लगा। अरे, वह अचानक बोला, यह क्या है? मोम की एक तीली थी, आधी जली हुई। कीचड़ ने उसे इस तरह ढक रखा था कि पहली नजर में वह लकड़ी का छोटा सा छिलका लगी। समझ नहीं आता कि मेरी नजर इस पर कैसे नहीं पड़ी। इंस्पेक्टर ने झुंझलाकर कहा, वह देख ही नहीं सकती थी
कीचड़ में दबी थी। मुझे इसलिए दिखी क्योंकि मैं इसे ढूंढ ही रहा था। क्या आपको पहले से उम्मीद थी कि यह मिलेगी? मुझे इसकी उम्मीद तो थी। एक एक करके उनके निशान जमीन के निशानों से मिलाए। फिर वह गड्ढे के किनारे तक चढ़ा और फर्न और झाड़ियों के बीच रेंगता फिरा। मुझे डर है कि और निशान नहीं मिलेंगे, इंस्पेक्टर ने कहा। हर तरफ 100 गज तक मैंने जमीन बहुत गौर से देख ली है। वाकई, होम्स उठते हुए बोला, आपके कहने के बाद दोबारा देखने की गुस्ताखी मैं नहीं करूंगा, पर अंधेरा होने से पहले मैदान पर जरा टहल आना चाहता हूं, ताकि कल जमीन मेरी जानी पहचानी हो। और यह नाल, मेरे ख्याल से इसे मैं किस्मत के लिए जेब में रख लेता हूं। मेरे साथी का चुपचाप सिलसिलेवार काम करने का तरीका कर्नल रॉस को खल रहा था। उन्होंने घड़ी देखी। इंस्पेक्टर, आप मेरे साथ लौट चलिए, उन्होंने कहा। कई बातों पर आपकी सलाह चाहिए, खास तौर पर इस पर। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि कब की दौड़ में से अपने घोड़े का नाम हटा लें? लोगों के साथ इंसाफ यही होगा। बिल्कुल नहीं, होम्स दो टूक बोल पड़ा। नाम रहने दीजिए। कर्नल ने सिर झुकाया। आपकी राय जानकर बड़ी खुशी हुई, उन्होंने कहा। टहल कर लौटें तो हमें बेचारे स्ट्रेकर के घर पर पाएंगे, फिर साथ ही टैविस्टॉक चलेंगे। कर्नल इंस्पेक्टर के साथ लौट गए। होम्स और मैं धीरे धीरे मैदान पार करने लगे। सूरज मेपल्टन के अस्तबलों के पीछे ढलने लगा था। सामने का लंबा ढलवां मैदान सुनहरा हो उठा था। जहां शाम की रोशनी मुरझाई, फर्न और झाड़ छंखाड़ पर पड़ती, वहां रंग गहराकर सुर्ख भूरा हो जाता। पर इस नजारे की सारी शान मेरे साथी पर बेकार गई। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। बात इस तरह है वॉटसन, आखिरकार उसने कहा। जॉन स्ट्रेकर को किसने मारा? यह सवाल फिलहाल छोड़ देते हैं। अभी सिर्फ यह देखते हैं कि घोड़े का क्या हुआ। मान लो हादसे के दौरान या उसके बाद वह छूटकर भाग गया, तो जाता कहां? घोड़ा बहुत मिलनसार जानवर है। अकेला छूट जाए तो उसकी फितरत उसे या तो किंग्स पाइलैंड लौटाती या मेपल्टन ले जाती। वह मैदान में जंगली की तरह क्यों भागेगा? और भागता तो अब तक किसी न किसी को दिख गया होता। और खानाबदोश उसे क्यों उठाएंगे? ये लोग तो झमेले की भनक पाते ही जगह खाली कर देते हैं। पुलिस की खिटखिट कौन मोल ले? ऐसा घोड़ा बेचने की उम्मीद उन्हें हो ही नहीं सकती। उसे ले जाकर खतरा बहुत उठाना पड़ता, और हाथ कुछ नहीं आता, यह तो साफ है। तो फिर वह है कहां? मैं कह चुका हूं, वह या तो किंग्स पाइलैंड गया होगा या मेपल्टन। किंग्स पाइलैंड में वह है नहीं, लिहाजा वह मेपल्टन में है। इसे काम चलाऊ फर्ज मान लेते हैं और देखते हैं कि यह हमें कहां ले जाता है। मैदान का यह हिस्सा, जैसा इंस्पेक्टर ने कहा, बहुत सख्त और सूखा है, पर मेपल्टन की तरफ यह ढल जाता है। यहां से देखो, उधर एक लंबा गड्ढा है। सोमवार की रात वह जरूर गीला रहा होगा। अगर हमारा फर्ज सही है तो घोड़े को वहीं से गुजरना पड़ा। उसके निशान हमें वहीं ढूंढने चाहिए। इस बातचीत के दौरान हम तेज कदमों से चल रहे थे। कुछ ही मिनट में हम उसी गड्ढे तक पहुंच गए। होम्स के कहने पर मैं दाहिनी ढलान से नीचे उतरा। वह बाईं से 50 कदम भी नहीं चला था कि उसकी आवाज सुनाई दी। मैंने देखा, वह हाथ हिलाकर मुझे बुला रहा है। उसके सामने नरम मिट्टी में घोड़े के खुर का निशान साफ उभरा हुआ था। उसने जेब से नाल निकाली। वह उस निशान में हूबहू बैठ गई। देखो, कल्पना की कीमत, होम्स ने कहा। बस यही एक चीज है जो ग्रेगरी में नहीं है। हमने कल्पना की कि क्या हुआ होगा। उसी फर्ज पर चले और सही निकले। आगे बढ़ो। हमने दलदली तली पार की, फिर चौथाई मील सूखी सख्त घास पर चले। जमीन फिर ढली और निशान फिर मिल गए। आधे मील तक निशान खो गए, पर मेपल्टन के बिल्कुल पास आकर दोबारा हाथ लग गए। पहले होम्स की ही नजर पड़ी। वह खड़ा उधर इशारा कर रहा था, चेहरे पर जीत का भाव। घोड़े के निशान के साथ साथ अब एक आदमी के कदमों के निशान भी थे। पहले घोड़ा अकेला था, मैं बोल पड़ा। बिल्कुल, पहले वह अकेला था। अरे ये क्या? दोनों के निशान अचानक मुड़ गए और किंग्स पाइलैंड की तरफ चल दिए। होम्स ने सीटी बजाई और हम दोनों उनके पीछे हो लिए। उसकी आंखें निशानों पर जमी थीं। मेरी नजर यूं ही जरा बगल में चली गई और मैं हैरान रह गया। वही निशान उल्टी दिशा में वापस भी आ रहे थे। मैंने उसे दिखाया। यह तुम्हारे नाम रहा वॉटसन, होम्स ने कहा। तुमने हमें लंबी खाक छानने से बचा लिया, वरना हम घूम फिरकर अपने ही निशानों पर लौट आते। चलो वापसी वाले निशान पकड़ते हैं। दूर नहीं जाना पड़ा। निशान वहां खत्म हो गए जहां डामर की सड़क शुरू होती थी। वह सड़क सीधे मेपल्टन अस्तबल के फाटक तक जाती थी। हम पास पहुंचे ही थे कि अंदर से एक साइस दौड़ता हुआ बाहर आया। यहां आवारा घूमने वालों की जरूरत नहीं, उसने कहा। मुझे बस एक बात पूछनी थी, होम्स ने कहा।
उसकी उंगली और अंगूठा वास्कट की जेब में थे। कल सुबह 5 बजे तुम्हारे मालिक मिस्टर साइलस ब्राउन से मिलने आऊं तो क्या बहुत जल्दी होगी? अरे साहब, अगर उस वक्त कोई जागा होगा तो वही होंगे, सबसे पहले वही उठते हैं। पर लीजिए साहब, मालिक खुद आ रहे हैं, अपने सवालों का जवाब खुद ही ले लीजिए। नहीं साहब नहीं, अगर उन्होंने मुझे आपका पैसा छूते देख लिया तो नौकरी चली जाएगी, बाद में आपकी मर्जी हो तो। शर्लॉक होम्स ने जेब से निकाला हुआ आधा क्राउन वापस रख लिया। तभी फाटक से एक बूढ़ा आदमी बड़े बड़े कदम रखता बाहर निकला, चेहरा खूंखार, हाथ में शिकारी चाबुक झूल रहा था। ये क्या है डॉसन? वह चिल्लाया। गप्पे नहीं, अपना काम देख। और तुम ये यहां क्या चाहिए तुम्हें? शैतान के नाम पर आपसे 10 मिनट की बात करनी है मेरे भले आदमी, होम्स ने बेहद मीठी आवाज में कहा। हर आवारागर्द से बात करने की मुझे फुर्सत नहीं, यहां किसी अजनबी की जरूरत नहीं। चलते बनो वरना कुत्ता पीछे लगा दूंगा। होम्स आगे झुका और ट्रेनर के कान में कुछ फुसफुसाया। वह बुरी तरह चौंका, कनपटी तक चेहरा लाल हो गया। झूठ! वह चीखा, सरासर झूठ। बहुत खूब, तो इस पर बहस यहीं सबके सामने करें या तुम्हारी बैठक में बैठकर बात करें? अंदर आ जाइए अगर आपकी यही मर्जी है। होम्स मुस्कुराया। तुम्हें कुछ ही मिनट रोकूंगा वॉटसन, उसने कहा। हां मिस्टर ब्राउन, मैं हाजिर हूं। कुछ ही मिनट नहीं, पूरे 20 मिनट लगे। आसमान की सारी सुर्खी धुंधले भूरेपन में घुल चुकी थी तब कहीं होम्स और ट्रेनर बाहर निकले। इतनी थोड़ी देर में किसी आदमी को इस तरह बदलते मैंने कभी नहीं देखा। साइलस ब्राउन का चेहरा राख जैसा सफेद था, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। हाथ ऐसे कांप रहे थे कि शिकारी चाबुक हवा में टहनी की तरह हिल रहा था। उसकी वह दबंगई, वह अकड़, सब गायब। वह मेरे साथी के पहलू में यूं दुबका चल रहा था जैसे कुत्ता अपने मालिक के साथ। आपका हुक्म पूरा होगा, सब कुछ वैसा ही होगा, उसने कहा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए ही? होम्स ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में जो धमकी थी, ब्राउन ने उसे पढ़ लिया। वह सिहर गया। अरे नहीं, कोई गलती नहीं होगी, वह वहां पहुंच जाएगा। एक बात पूछूं, पहले उसे बदल दूं या नहीं? होम्स ने जरा सोचा, फिर ठहाका मारकर हंस पड़ा। नहीं, रहने दो, उसने कहा। मैं तुम्हें इस बारे में लिख भेजूंगा। और हां, अब कोई चाल नहीं, वरना। अरे आप मुझ पर भरोसा रखिए, आप भरोसा रखिए। हां, मेरे ख्याल से रख सकता हूं। खैर, कल मेरी खबर मिलेगी। ब्राउन ने कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। होम्स ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वह एडी पर घूमा और हम किंग्स पाइलैंड की तरफ चल पड़े। दबंग, कायर और कमीना, इन तीनों का इससे बेहतर मिश्रण मैंने कम ही देखा है। साइलस ब्राउन साहब, साथ साथ पैदल घिसटते हुए होम्स ने कहा। तो घोड़ा उसी के पास है? उसने रौब झाड़कर बचने की कोशिश की, पर मैंने उसे उस सुबह की उसकी हरकतें इतनी हूबहू बता दी कि उसे यकीन हो गया। मैं उसे देख रहा था। तुमने गौर तो किया ही होगा, निशानों में पंजे अजीब तरह से चौकोर थे और उसके अपने बूट उन पर हूबहू बैठते थे। फिर ऐसी हिम्मत भला कोई मातहत कैसे करता? मैंने उसे बताया कि आदत के मुताबिक वह सबसे पहले नीचे उतरा और उसे मैदान में एक अनजाना घोड़ा भटकता दिखा। मैंने बताया कि वह उसके पास गया और फिर उसका दंग रह जाना, क्योंकि सफेद माथा देखते ही उसने पहचान लिया। वही माथा जिससे दावेदार को उसका नाम मिला है। उसने अपना पैसा एक घोड़े पर लगाया था और किस्मत ने ठीक वही अकेला घोड़ा उसके हाथ में ला दिया था जो उसे हरा सकता था। फिर मैंने बताया कि पहले उसका मन हुआ कि घोड़े को किंग्स पाइलैंड लौटाए, पर तभी शैतान ने उसे रास्ता सुझा दिया। रेस खत्म होने तक घोड़े को छिपाया जा सकता है, और वह उसे वापस ले गया और मेपलेटन में छिपा दिया। जब मैंने एक एक ब्यौरा गिना दिया तो उसने हथियार डाल दिए। फिर उसे सिर्फ अपनी जान बचाने की सूझी, पर उसके अस्तबल की तो तलाशी हो चुकी थी। अरे उस जैसा घाघ घोड़ेबाज 100 चालें जानता है, पर घोड़े को अब उसी के कब्जे में छोड़ा है। डर नहीं लगता? उसे नुकसान पहुंचाने में तो उसी का फायदा है। मेरे प्यारे दोस्त, वह उसे आंख की पुतली की तरह संभालेगा। वह जानता है कि रहम की एक ही उम्मीद बची है दे उसके पास, घोड़ा सही सलामत हाजिर कर दे। कर्नल रॉस मुझे ऐसे आदमी नहीं लगे जो किसी भी हाल में ज्यादा रहम दिखाएं। मामला कर्नल रॉस के हाथ में नहीं है। मैं अपने तरीके से चलता हूं, जितना चाहूं बताता हूं, जितना चाहूं छिपा लेता हूं। सरकारी ना होने का यही फायदा है। पता नहीं तुमने गौर किया या नहीं वॉटसन, कर्नल का रवैया मेरे साथ जरा सा लापरवाह रहा है। अब मेरा मन है कि उनके खर्चे पर थोड़ा मजा लिया जाए। घोड़े के बारे में उनसे कुछ मत कहना, तुम्हारी इजाजत के बिना तो बिल्कुल नहीं। और ये सब तो खैर छोटी बात है,
बड़ा सवाल यही है, जॉन स्ट्रेकर को किसने मारा? तो अब तुम उसी में जुट जाओगे? उल्टे हम दोनों रात की गाड़ी से लंदन लौट रहे हैं। मेरे दोस्त के इन लफ्जों ने मुझ पर बिजली गिरा दी। हमें डेवनशर में कुछ ही घंटे हुए थे। जो जांच उसने इतनी शानदार शुरुआत के साथ छेड़ी थी, उसे यूं छोड़ देना, यह मेरी समझ से बाहर था। ट्रेनर के घर लौटने तक मैं उससे एक लफ्ज और नहीं निकलवा सका। कर्नल और इंस्पेक्टर बैठक में हमारा इंतजार कर रहे थे। मैं और मेरा दोस्त रात की तेज गाड़ी से शहर लौट रहे हैं, होम्स ने कहा। आपके खूबसूरत डाटमूर की हवा में एक प्यारा सा सांस ले लिया, बस। इंस्पेक्टर की आंखें फैल गईं। कर्नल का होंठ तंज में मुड़ गया। तो बेचारे स्ट्रेकर के कातिल को पकड़ने की उम्मीद आपने छोड़ दी, उन्होंने कहा। होम्स ने कंधे उचकाए। रास्ते में भारी अड़चने तो हैं ही, उसने कहा, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि मंगलवार को आपका घोड़ा दौड़ में उतरेगा। मेरी गुजारिश है कि अपने जॉकी को तैयार रखिएगा। और एक बात, मिस्टर जॉन स्ट्रेकर की एक तस्वीर मिल सकती है? इंस्पेक्टर ने एक लिफाफे से तस्वीर निकालकर उसे थमा दी। मेरे प्यारे ग्रेगरी, आप तो मेरी हर जरूरत पहले ही भांप लेते हैं। जरा एक पल यहीं ठहरिए, नौकरानी से मुझे एक सवाल पूछना है। मेरा दोस्त कमरे से निकल गया। कहना पड़ेगा कि लंदन से आए इन सलाहकार साहब ने मुझे कुछ निराश ही किया। कर्नल रॉस ने दो टुक कहा। मुझे तो नहीं लगता कि इनके आने से हम एक कदम भी आगे बढ़े हैं। कम से कम उसने भरोसा तो दिलाया है कि आपका घोड़ा दौड़ेगा, मैंने कहा। हां, भरोसा तो दिलाया है, कर्नल ने कंधे उचकाकर कहा। मुझे भरोसे से ज्यादा घोड़ा चाहिए। मैं अपने दोस्त के बचाव में कुछ कहने ही वाला था कि वह कमरे में लौट आया। हां साहबान, उसने कहा, मैं टेविस्टॉक के लिए बिल्कुल तैयार हूं। हम गाड़ी में चढ़ रहे थे। अस्तबल के एक लड़के ने दरवाजा खोलकर पकड़ रखा था। होम्स के दिमाग में जैसे अचानक कुछ कौंधा। वह आगे झुका और उसने लड़के की आस्तीन छू दी। बाड़े में तुम्हारी कुछ भेड़ें हैं, उसने कहा। उन्हें कौन देखता है? मैं साहब। इधर उनमें कुछ गड़बड़ नजर आई? खास कुछ नहीं साहब, बस 3 लंगड़ी हो गई हैं साहब। मैं देख सकता था कि होम्स बेहद खुश है। वह धीरे से हंसा और हाथ मलने लगा। तुक्का था वॉटसन, बहुत दूर का तुक्का। मेरी बांह में चिकोटी काटते हुए उसने कहा, ग्रेगरी, भेड़ों में फैली इस अजीब बीमारी पर जरा ध्यान दीजिएगा। चलो कोचवान। कर्नल रॉस के चेहरे पर अब भी वही भाव था। मेरे साथी की काबिलियत पर उनकी राय बहुत ऊंची नहीं थी, यह साफ दिख रहा था। पर इंस्पेक्टर का चेहरा कुछ और कह रहा था। उनका ध्यान तेजी से खिंच चुका था। आपको यह बात अहम लगती है? उन्होंने पूछा। बेहद। क्या कोई और बात है जिस पर आप मेरा ध्यान खींचना चाहेंगे? रात में कुत्ते वाली अजीब बात की तरफ। रात में तो कुत्ते ने कुछ किया ही नहीं। यही तो अजीब बात है, शर्लॉक होम्स ने कहा। बाद होम्स और मैं फिर गाड़ी में थे। मंजिल थी विंचेस्टर। वेसेक्स कप की दौड़ देखने। तय के मुताबिक कर्नल रॉस स्टेशन के बाहर मिले। उनकी बग्घी में बैठकर हम कस्बे के उस पार रेस के मैदान तक गए। उनका चेहरा गंभीर था और रवैया बर्फ से भी ठंडा। मुझे तो अपना घोड़ा कहीं नहीं दिखा, उन्होंने कहा। मेरा ख्याल है दिख जाए तो आप उसे पहचान लेंगे, होम्स ने पूछा। कर्नल को बहुत गुस्सा आया। 20 साल से रेस के मैदान में हूं, ऐसा सवाल आज तक किसी ने मुझसे नहीं किया। उन्होंने कहा, सिल्वर ब्लेज को तो बच्चा भी पहचान ले। सफेद माथा और दाहिनी अगली टांग पर चितकबरे धब्बे। भाव क्या चल रहे हैं? यही तो अजीब बात है। कल 15 के बदले 1 मिल रहा था, पर भाव लगातार गिरते चले गए। अब 3 के बदले 1 भी मुश्किल से मिलता है। होम्स ने कहा। किसी को कुछ पता है? यह तो साफ है। बग्घी बड़े स्टैंड के पास वाले घेरे में जाकर रुकी। मैंने दौड़ में उतरने वालों की पर्ची पर नजर डाली। 1, मिस्टर हीथ न्यूटन का द रोवर, लाल टोपी, दालचीनी रंग की जैकेट। 2, कर्नल वॉडलॉ का प्यूजिलिस्ट, गुलाबी टोपी, नीली काली जैकेट। 3, लॉर्ड बैकवाटर का डेजब्रो, पीली टोपी, पीली आस्तीनें। 4, कर्नल रॉस का सिल्वर ब्लेज, काली टोपी, लाल जैकेट। 5, ड्यूक ऑफ बालमोरल की आयरिस, पीली काली धारियां। 6, लॉर्ड सिंगलफोर्ड का रैस्पर, बैंगनी टोपी, काली आस्तीनें। हमने अपना दूसरा घोड़ा हटा लिया और सारी उम्मीद आपके लफ्जों पर टिका दी, कर्नल ने कहा। अरे ये क्या? सिल्वर ब्लेज सबसे बड़ा दावेदार? सिल्वर ब्लेज के खिलाफ 5 के बदले 4। सट्टेबाजों का घेरा गरज उठा। सिल्वर ब्लेज के खिलाफ 5 के बदले 4, डेजब्रो के खिलाफ 5 के बदले 15।
बाकी सब पर 5 के बदले 4 नंबर लग गए। मैं बोल पड़ा, 6 वही हैं। 6? तो मेरा घोड़ा दौड़ रहा है। कर्नल बेतहाशा उत्तेजना में चिल्लाए। पर वह मुझे दिख नहीं रहा। मेरे रंग अभी सामने से नहीं गुजरे, अभी 5 ही गुजरे हैं, यही होगा। मैं कह ही रहा था कि तौल के घेरे से एक ताकतवर कत्थई घोड़ा निकला और दुल्की चाल से हमारे सामने से गुजर गया। उसकी पीठ पर कर्नल के वही जाने पहचाने काले और लाल रंग थे। यह मेरा घोड़ा नहीं है, मालिक चीख पड़े। इस जानवर के बदन पर एक भी सफेद बाल नहीं। ये आपने क्या कर डाला मिस्टर होम्स? खैर खैर, देखते हैं वह चलता कैसा है। मेरे दोस्त ने बिना जरा भी डिगे कहा। कुछ मिनट वह मेरी दूरबीन से देखता रहा। बढ़िया, शुरुआत शानदार है, वह अचानक बोल पड़ा। वो रहे, मोड़ काटते हुए आ रहे हैं। बग्घी से हमें शानदार नजारा मिला। घोड़े सीधी पटरी पर आ चुके थे। 6 इतने पास पास थे कि एक कालीन उन सबको ढक लेता, पर आधे रास्ते में मेपलटन अस्तबल का पीला रंग आगे निकल आया। पर हम तक पहुंचते पहुंचते डेजबरो का दम टूट गया। कर्नल का घोड़ा एक झोंके की तरह आगे बढ़ा। उसने अपने हरीफ से पूरे 6 घोड़े आगे रहकर खंभा पार किया। ड्यूक ऑफ बाल्मोरल की आयरिस बहुत पीछे तीसरे नंबर पर रही। दौड़ तो मेरी हुई, कुछ भी हो। कर्नल ने आंखों पर हाथ फेरते हुए हांफते हुए कहा, मानता हूं कि मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। आपको नहीं लगता कि अपनी पहेली आप काफी देर खींच चुके मिस्टर होम्स? बिल्कुल कर्नल, आपको सब कुछ मालूम होगा। चलिए सब मिलकर घोड़े को देख आते हैं। हम तौल के घेरे में पहुंचे। वहां सिर्फ मालिकों और उनके दोस्तों को आने दिया जाता है। यह रहा। उसने बात जारी रखी। बस इसका मुंह और टांग स्पिरिट से धो डालिए, आप देखेंगे यह वही पुराना सिल्वर ब्लेज है। आपने तो मेरी सांस ही रोक दी। वह मुझे एक घोड़ेबाज के हाथों में मिला था। जिस हालत में उसे भेजा गया उसी हालत में मैंने उसे दौड़ा दिया। इस गुस्ताखी के लिए माफी। मिस्टर होम्स, आपने तो कमाल कर दिया। घोड़ा बिल्कुल चुस्त और तंदुरुस्त लग रहा है। जिंदगी में इससे बेहतर वह कभी नहीं दौड़ा। आपकी काबिलियत पर शक करने के लिए मैं 1000 बार माफी मांगता हूं। मेरा घोड़ा वापस दिलाकर आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, और उससे भी बड़ा एहसान तब होगा जब आप जॉन स्ट्रेकर के कातिल तक पहुंच जाएंगे। पहुंच चुका हूं, होम्स ने चुपचाप कहा। कर्नल और मैं हैरानी से उसे घूरने लगे। आपने उसे पकड़ लिया? तो वह है कहां? यहीं है, यहीं। कहां? इस वक्त मेरे ही साथ खड़ा है। कर्नल का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। मैं मानता हूं कि मुझ पर आपका एहसान है मिस्टर होम्स, उन्होंने कहा, पर अभी आपने जो कहा उसे मैं या तो बहुत घटिया मजाक समझूंगा या फिर तौहीन। शर्लॉक होम्स हंस पड़ा। यकीन रखिए कर्नल, मैंने आपको इस जुर्म से नहीं जोड़ा, उसने कहा। असली कातिल ठीक आपके पीछे खड़ा है। वह आगे बढ़ा और उसने उस नस्ली घोड़े की चमकदार गर्दन पर हाथ रख दिया। घोड़ा! कर्नल और मैं दोनों एक साथ चीख पड़े। हां, घोड़ा, और उसका गुनाह शायद कुछ हल्का हो जाए अगर मैं यह कह दूं यह उसने अपने बचाव में किया, और जॉन स्ट्रेकर ऐसा आदमी था जो आपके भरोसे के बिल्कुल लायक नहीं था। पर वो घंटी बज गई। अगली दौड़ में मेरा भी थोड़ा दांव लगा है। लंबी बात फिर किसी ठीक वक्त पर। उस शाम हम लंदन की तरफ उड़े जा रहे थे। पुलमैन डिब्बे का एक कोना पूरा हमारा था। हमारा साथी बता रहा था कि सोमवार की रात डार्टमूर के उस अस्तबल में क्या हुआ था, और यह भी कि उसने वह गुत्थी कैसे सुलझाई। मेरा ख्याल है वह सफर कर्नल रॉस को भी उतना ही छोटा लगा जितना मुझे। मानता हूं, उसने कहा, कि अखबारी खबरों से मैंने जो नजरिए बनाए थे सब के सब सिरे से गलत थे। फिर भी इशारे वहीं मौजूद थे। बस उन पर दूसरे ब्यूरों की ऐसी परत चढ़ी थी कि उनका असली मतलब छिप गया। मैं डेवनशायर इसी यकीन के साथ गया था कि असली मुजरिम फिट्जरॉय सिम्पसन है। हालांकि यह मैं देख रहा था कि उसके खिलाफ सबूत किसी तरह पूरे नहीं हैं। गाड़ी में बैठे बैठे ठीक जब हम ट्रेनर के घर पहुंचे तभी मुझे उस करी वाले गोश्त की जबरदस्त अहमियत सूझी। आपको याद होगा कि मैं खोया हुआ था। आप सब उतर गए और मैं बैठा रह गया। मन ही मन में दंग था। इतना जाहिर सुराग मुझसे कैसे छूट गया? मानता हूं, कर्नल ने कहा, कि अब भी मेरी समझ में नहीं आता कि उससे हमें क्या मिलता है। वही मेरी दलील की कड़ी का पहला हल्का था। अफीम के चूरे का स्वाद होता है, किसी भी हाल में वह बेस्वाद नहीं। स्वाद बुरा नहीं लगता, पर पकड़ में आ जाता है। किसी मामूली पकवान में मिला दो तो खाने वाला उसे ताड़ ही लेगा और शायद आगे खाना छोड़ दे। करी ठीक वह चीज थी जो इस स्वाद को छिपा दे। अब सोचिए, यह अजनबी फिट्जरॉय सिम्पसन
वह भला ट्रेनर के घर में उस रात करी बनवा कैसे सकता था? किसी भी तरह नहीं। और दूसरी बात, वह ठीक उसी रात अफीम का चूरा लिए आ पहुंचा, और ठीक उसी रात ऐसा पकवान बना जो उसका स्वाद छिपा दे। इतना बड़ा इत्तेफाक यह सोचा भी नहीं जा सकता। लिहाजा सिम्पसन मामले से बाहर हो गया और हमारा ध्यान सिमट आया स्ट्रेकर और उसकी बीवी पर। उस रात के खाने के लिए करी वाला गोश्त बस यही दो लोग चुन सकते थे। अफीम तब मिलाई गई जब अस्तबल के लड़के का हिस्सा अलग निकाल लिया गया था, क्योंकि बाकी लोगों ने भी वही खाना खाया और किसी को कुछ नहीं हुआ। तो इन दोनों में से कौन उस थाली तक पहुंच सकता था बिना नौकरानी की नजर में आए? इस सवाल का फैसला करने से पहले ही मैं कुत्ते की खामोशी का मतलब पकड़ चुका था। एक सही नतीजा हमेशा दूसरे नतीजों का रास्ता खोल देता है। सिम्पसन वाले किस्से से पता चल गया था कि अस्तबल में कुत्ता रहता है, और फिर भी कोई अंदर आया, घोड़ा बाहर निकाल ले गया और कुत्ता इतना भी नहीं भौंका कि अटारी के दोनों लड़के जाग जाएं। जाहिर है आधी रात का वह मेहमान कोई ऐसा था जिसे कुत्ता खूब पहचानता था। मुझे तब तक यकीन हो चुका था, या लगभग यकीन। आधी रात जॉन स्ट्रेकर खुद अस्तबल गया था और सिल्वर ब्लेज को बाहर निकाल लाया था। किस मकसद से? जाहिर है किसी बेईमानी के मकसद से, वरना वह अपने ही लड़के को नशा क्यों देता? पर वह मकसद क्या था, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे मामले पहले भी हुए हैं। ट्रेनर दलालों के जरिए अपने ही घोड़े के खिलाफ शर्तें लगवाते हैं, फिर धोखे से उसे जीतने नहीं देते और मोटी रकम पक्की कर लेते हैं। कभी जॉकी लगाम खींच लेता है, कभी कोई और जरिया, ज्यादा पक्का ज्यादा बारीक। यहां क्या था, मुझे उम्मीद थी कि उसकी जेबों का सामान मुझे किसी नतीजे तक पहुंचा देगा, और उसने पहुंचा भी दिया। वह अजीब चाकू आप भूले नहीं होंगे जो मरे हुए आदमी के हाथ में मिला था। हथियार के तौर पर उसे कोई होशमंद आदमी नहीं चुनेगा। डॉक्टर वॉटसन ने बताया था यह उस किस्म का चाकू है जो जर्राही के सबसे नाजुक कामों में इस्तेमाल होता है, और उस रात उससे एक नाजुक काम ही लिया जाना था। रेस की दुनिया का आपका तजुर्बा बहुत लंबा है कर्नल रॉस। आप जानते होंगे कि घोड़े की पिछली टांग के पट्टों पर हल्का सा चीरा लगाया जा सकता है, और वह भी खाल के नीचे नीचे कि कोई निशान तक ना बचे। ऐसा घोड़ा थोड़ा लंगड़ाने लगेगा और लोग कहेंगे कसरत में मोच आ गई होगी या गठिया का असर होगा। किसी को बेईमानी का ख्याल भी नहीं आएगा। बदमाश, कमीना, कर्नल चीख पड़े। और यहां इसका जवाब भी मिल जाता है कि जॉन स्ट्रेकर घोड़े को मैदान में क्यों ले जाना चाहता था। इतना जोशीला जानवर चाकू की नोक चुभते ही ऐसा उछलता कि गहरी से गहरी नींद वाला भी जाग जाता। यह काम खुली हवा में करना बेहद जरूरी था। मैं अंधा था, कर्नल बोल पड़े। तभी तो उसे मोमबत्ती चाहिए थी और तभी उसने तीली जलाई। बेशक, पर उसका सामान देखते हुए मेरी किस्मत अच्छी थी। मुझे सिर्फ जुर्म का तरीका नहीं मिला, उसकी वजह भी मिल गई। दुनियादार आदमी हैं आप कर्नल। आप जानते हैं कि लोग दूसरों के बिल अपनी जेब में लेकर नहीं घूमते। अपने ही बिल चुकाते चुकाते हम में से ज्यादातर की जान निकल जाती है। मैं फौरन इस नतीजे पर पहुंचा। स्ट्रेकर दोहरी जिंदगी जी रहा था, कहीं दूसरा घर बसा रखा था। बिल की किस्म बता रही थी कि मामले में एक औरत है और उसके शौक महंगे हैं। अपने नौकरों के साथ आपका हाथ कितना ही खुला हो कर्नल, पर यह उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि कोई नौकर अपनी औरत के लिए 20 गिनी की पोशाक खरीद ले। मैंने मिसेस स्ट्रेकर से उस पोशाक के बारे में पूछ लिया और उन्हें पता तक नहीं चला। जब मुझे तसल्ली हो गई कि वह पोशाक कभी उन तक पहुंची ही नहीं, तो मैंने दुकान का पता नोट कर लिया। मुझे लगा कि स्ट्रेकर की तस्वीर लेकर वहां पहुंच जाऊं तो इस काल्पनिक डरबीशर का किस्सा आसानी से खत्म हो जाएगा। उसके बाद सब साफ था। स्ट्रेकर घोड़े को उस गड्ढे तक ले गया जहां जहां उसकी रोशनी किसी को न दिखे। भागते वक्त सिम्पसन का गुलूबंद गिर गया था। स्ट्रेकर ने उसे उठा लिया, शायद यह सोचकर कि घोड़े की टांग बांधने में काम आ जाएगा। गड्ढे में पहुंचकर वह घोड़े के पीछे गया और उसने तीली जलाई। अचानक भड़की उस रोशनी से जानवर डर गया और जानवरों की उस अजीब समझ ने उसे बता दिया कि कोई बदनीयती है। उसने पिछली टांग झाड़ दी। फौलाद की नाल सीधे स्ट्रेकर के माथे पर पड़ी। अपना नाजुक काम करने के लिए वह बारिश के बावजूद ओवरकोट पहले ही उतार चुका था, इसीलिए जब वह गिरा तो उसका अपना चाकू उसकी जांघ चीरता चला गया। बात साफ हुई। कमाल, कर्नल बोल पड़े। कमाल है, जैसे आप वहीं मौजूद रहे हों। मेरा आखिरी तीर, मानता हूं, बहुत दूर का तुक्का था। मुझे लगा कि स्ट्रेकर जैसा चतुर आदमी पट्टे काटने का यह नाजुक काम बिना अभ्यास के नहीं करेगा, तो अभ्यास किस पर करता? मेरी नजर भेड़ों पर पड़ी। मैंने एक सवाल पूछा और मेरी अपनी ही हैरानी के साथ पता चला कि मेरा अंदाजा सही था।
लंदन लौटकर मैं उस दुकान पर गया। वहां स्ट्रेकर को फौरन पहचान लिया गया। डरबीशर नाम का एक बेहतरीन ग्राहक, जिसकी बीवी बड़ी बनठनकर रहने वाली थी और महंगी पोशाकों की बेहद शौकीन। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इसी औरत ने उसे सिर से पांव तक कर्ज में डुबो दिया और इसी ने उसे इस घटिया साजिश तक पहुंचाया। आपने सब समझा दिया, बस एक बात रह गई। कर्नल बोल पड़े। घोड़ा कहां था? अरे वो तो भाग खड़ा हुआ था और आपके एक पड़ोसी ने उसकी देखभाल कर ली। मेरे ख्याल से उस तरफ हमें माफी का ऐलान कर देना चाहिए। यह क्लैपम जंक्शन है। अगर मैं गलत नहीं हूं, 10 मिनट से भी कम में हम विक्टोरिया पहुंच जाएंगे। कर्नल, हमारे कमरों में एक सिगार पीने का मन हो तो चलिए, और जो ब्यौरे आपकी दिलचस्पी के हों बड़ी खुशी से सुना दूंगा। यह कहानी यहीं पूरी हुई। अगली कहानी पीला चेहरा। पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं था अमित वर्मा, लैम्पलाइट।